हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल में आयोजित हुए विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीपीएससी एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पर्यटन और आतिथ्य के विकास का वर्णन करता है। तो पहला स्टेटमेंट है, वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी पूर्व स्तर 5% पर पुनः पहुंच गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 23 में पर्यटन क्षेत्र ने 17.6 करोड़ रोजगार सृजित किए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र से 7.6 करोड़ के रोजगार का सृजन हुआ था तथा 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी। नेक्स्ट है, भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ और 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में 14वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत 2.0 का उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और कायाकल्प के माध्यम से जल सुरक्षित शहरों का निर्माण करके जीवन को सुगम बनाना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अमृत मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाना और शहरी सुधारों को लागू करना है, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित क्षेत्र, गैस मोटर चालित परिवहन और क्षमता निर्माण शामिल है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक 3078 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दिसंबर 2024 तक 3078 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट है, अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2014 में 16 से बढ़कर 2023 में 23 हो गई। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थानों की संख्या 2014 में 13 से बढ़कर 2023 में 30 हो गई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में 2014 में आईआईएम्स की संख्या 13 थी, जो कि 2023 में बढ़कर 21 हो गई है, ना कि 30। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में 2035 तक जीईआर को 50% तक बढ़ा के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को दुगना करने की आवश्यकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उच्च शिक्षा को 2035 तक जीईआर यानी के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को दुगना करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, आयुष्मान भारत चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला तक एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और उपचार को संबोधित करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुसार 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है और इसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण पेयजल या फिर जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक
जिसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है, प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना था। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है ONDC का अर्थ है, तो ONDC का अर्थ होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऑप्शन सी। और ONDC भारत सरकार की एक पहल है जिसका लक्ष्य बड़े प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को तोड़ते हुए खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को सामान्य प्रोटोकॉल के माध्यम से जोड़ना है। नेक्स्ट है 1991 तक भारत में औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चरण 1 1951 से 65 ने कमजोर औद्योगिक आधार के निर्माण की नींव रखी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चरण 1 1951 से 1965 ने वास्तव में एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने वाली नींव रखी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, ना कि कमजोर आधार पर। दूसरा कथन है चरण 2 1965 से 80 औद्योगिक विकास में तीव्र मंदी का प्रतीक था, तो ये स्टेटमेंट सही है। चरण 2 औद्योगिक विकास में तीव्र मंदी का प्रतीक था, जिसका कारण था लाइसेंसिंग प्रणाली की जटिलताएं तथा अन्य कारक। नेक्स्ट है चरण 3 जो कि 1981 से 1991 तक का था, औद्योगिक सुधार का प्रतीक था, तो ये स्टेटमेंट सही है। चरण 3 औद्योगिक सुधार का प्रतीक था, जिसने बाद में 1991 की व्यापक नई आर्थिक नीति LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है फेमा का अर्थ है, तो फेमा का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये अधिनियम 1999 में पारित किया गया था और 1 जून 2000 को लागू हुआ था, जिसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 FERA फेरा का स्थान लिया था। और इसका उद्देश्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है। तो फेमा का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 1991 की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी और इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG के युग की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 जुलाई। 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है UNDP के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी और ये 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 वर्ष। UNDP के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष हो गई है, जो कि 1990 में 58.6 वर्ष थी। UNDP के द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर आइसलैंड था और इसमें भारत का रैंक 130वां था 0.685 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन यानी कि मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन और उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, ये दोनों रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस इत्यादि भी मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। और मेक इन इंडिया पहल को भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर
2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षमता गरीबी माप यानी कि कैपेबिलिटी पोवर्टी मेजर। पहला स्टेटमेंट है सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का प्रमुख संकेतक मानता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह पुरुष निरक्षरता को संकेतक के रूप में उपयोग नहीं करता है। सीपीएम मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्वच्छ पेयजल तक पहुंच का अभाव मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का हिस्सा है, ना कि सीपीएम का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। और सीपीएम को 1996 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है तथा इसके 3 संकेतक हैं। पहला संकेतक है 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत यानी बाल कुपोषण। दूसरा है निरक्षर वयस्क महिलाओं का प्रतिशत और तीसरा है कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति के बिना जन्म का प्रतिशत यानी कि सुरक्षित मातृत्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बासमती चावल। अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार हैं: पेट्रोलियम उत्पाद, दवा निर्माण, जैविक, दूरसंचार उपकरण, मोती और अर्धकीमती पत्थर, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण, लोहा और इस्पात उत्पाद, लोहा और इस्पात, आरएमजी कॉटन सहित सहायक उपकरण, मोटर वाहन अथवा कारें। इसमें बासमती चावल शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण 8,27,356.96 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, और सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पाया गया है। इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% रही है और भारत विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है। और दिए गए विकल्प में वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में आयरलैंड की हिस्सेदारी भारत से अधिक है 5.5%। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कथन है यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यूविन पोर्टल सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मतलब कि यूआईपी के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के सभी टीकाकरण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? NUIS मतलब नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। NIUA ने
आवास एवं शहरी मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है और इसका उद्देश्य है शहरी नवाचार को बढ़ावा देना और शहरों में शहरी प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी 2241 किलोमीटर और भारतमाला परियोजना को भारत सरकार के द्वारा 2017 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है किसान ऋण पोर्टल केआरपी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए आरबीआई के द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड के द्वारा त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई थी और किसान ऋण पोर्टल को 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और इसके बाद भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा मुद्रा भंडार बन गया। नेक्स्ट है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गरीबी दर 4.93% थी। वहीं जम्मू कश्मीर में गरीबी दर 4.8% तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी दर 22.9% थी। और यहाँ पर राज्य में पूछ रहा है तो इस लिहाज से इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का गरीबी दर 33.7% है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना यानी कि परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम PAT योजना। तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करना। दूसरा है तट रेखा आवास में मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल यानी कि मिस्टी पहल। तो मिस्टी पहल को वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव। तो इसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। तो NCAP को राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट है वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और इसके रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की LFPR 35.5% है, वहीं शहरी महिलाओं की LFPR 22.3% है। और PLF रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, जबकि एक राष्ट्र एक सदस्यता और अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क वर्ष 2020 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है देश के सकल मूल वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 में कितना से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नए आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 27.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.1% हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों के पास स्थित है, ना कि बंदरगाहों के पास। तो यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। मिशन दक्ष का उद्देश्य राज्य भर के यानी कि बिहार राज्य के कक्षा 3 से 8 तक के कमज़ोर छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करना है और एक शिक्षक केवल 5 छात्रों को पढ़ाएगा। एक टीचर 5 स्टूडेंट जो कि हिंदी और अंग्रेजी धारा प्रवाह पढ़ लिख नहीं सकते और बुनियादी गणित में अच्छे नहीं हैं, उन स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और मिशन दक्ष की शुरुआत 2023 में हुई थी, वर्ष 2023 में, कक्षा 3 से 8 के लिए। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का युवा ढांचा 4 प्रमुख घटकों पर केंद्रित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं शामिल नहीं है। यहाँ पर युवा के वाई का मतलब होता है यस टू स्टार्टअप्स, यू का मतलब होता है अनलीश रेगुलेटरी इनेबलर फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, वी का मतलब होता है वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट स्टार्टअप्स और ए का मतलब होता है एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। नेक्स्ट है, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, 2023-24 में बिहार का जीएसवीए स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र में अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 4.6% था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, बिहार में बुजुर्ग आबादी यानी कि 60 से अधिक वर्ष के लोग भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बुजुर्ग आबादी 2041 में 11.6% होगी, वहीं भारत में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी 15.9% होगी। नेक्स्ट है, पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार बिहार में कामकाजी महिलाओं का बहुत बड़ा अनुपात स्वरोजगार में है, जो कि 83.5% है। तो इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं, जो कि अक्सर घरेलू उद्यमों में
सहायक रूप से काम करती हैं। नेक्स्ट है जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022-23, 2023-24 और 2022-23। जीडीपी के आधार वर्ष को संशोधित करके वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके आधार वर्ष को संशोधित करके 2023-24 कर दिया गया है तथा आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके आधार वर्ष को संशोधित करके वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। और ये संशोधन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के सिफारिश पर किया गया है, जिसकी अध्यक्षता विश्वनाथ गोलडार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना और ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, यानी कि एआई के युग में लोग और संभावनाएं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 193 देशों में 130वां है, 0.685 स्कोर के साथ, और शीर्ष पर आइसलैंड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या रिपोर्टें डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट या विश्व व्यापार रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ के द्वारा, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट या विश्व रुझान रिपोर्ट यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा या फिर वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट या विश्व निवेश रिपोर्ट, ये अंकटाड के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में मुख्य घोषणा क्या थी। पहला स्टेटमेंट है तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। तो ये स्टेटमेंट सही है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षों के लिए है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। तो ये गलत है। इसके तहत तूर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। और नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना। तो ये भी गलत है। इसके तहत दालों के उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2001 से 2011 में बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 25% रहा है। वहीं 1991 से 2001 तक बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 28% था। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी है और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 की तुलना में 8.07% से बढ़कर 2011 में 8.6% हो गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री जीवन योजना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए। और प्रधानमंत्री जीवन योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और जीवन का मतलब होता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है।
एमएसएमई के नए वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम श्रेणी के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है तथा टर्नओवर 10 करोड़ है। लघु के लिए 25 करोड़ तथा टर्नओवर 100 करोड़ है और मध्यम के लिए निवेश 125 करोड़ है। 250 करोड़ नहीं है, 125 करोड़ है तथा टर्नओवर 500 करोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो एसडीआर में चीनी रेनमिनबी जोड़ी गई है। आईएमएफ के एसडीआर में हाल ही में चीनी रेनमिनबी जोड़ी गई है और अब आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हो गई हैं: यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी। और एसडीआर को आईएमएफ के द्वारा 1969 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो म्यूल हंटर एआई टूल की शुरुआत आरबीआई के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एआई आधारित टूल है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट की पहचान करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस 5/2019 से 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार में 1/3 परिवार पक्के मकान में रहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 से जनगणना 2011 के बीच लिंग अनुपात के संबंध में सही है? पहला स्टेटमेंट है, कुल लिंग अनुपात समान रहा लेकिन बाल लिंग अनुपात घटा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 था तथा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 919 था। नेक्स्ट है, कुल लिंग अनुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंग अनुपात घटा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कुल लिंग अनुपात घटा था और बाल लिंग अनुपात भी घट गया था। 2011 में बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है और 2001 में 942 था। नेक्स्ट है, कुल लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात दोनों घटे। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य कर और शुल्क में 22%, ब्याज अदायगी में 20%, केंद्रीय क्षेत्र योजना में 16% तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना में 8% व्यय किया गया है। नेक्स्ट है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वो था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाहौर में किया गया था और अवध कॉमर्शियल बैंक इसकी स्थापना 1881 में किया गया था, जिसका संचालन 1958 में बंद कर दिया गया। और अवध कॉमर्शियल बैंक एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान मंत्रालय। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना की शुरुआत खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निजामाबाद, तेलंगाना। और अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है निजामाबाद में। नेक्स्ट है, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का शुभारंभ किया है और ये योजना 10 जिलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 97% घरों में बिजली है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट है 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये चारों कथन सही है। आप लोग इन सभी फैक्ट्स को याद करेंगे क्योंकि हो सकता है बीपीएससी में किसी एक स्टेटमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है, तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। वहीं बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और असमानता को कम करना, ये तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन अवसंरचना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है, तो हरित अवसंरचना की अवधारणा सतत शहरी विकास से संबंधित है और हरित अवसंरचना को जल शोधन, वायु गुणवत्ता सुधार और मनोरंजक अवसरों जैसी कई पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय है, तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक निर्माण। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र लोक निर्माण है, जिसके अंतर्गत रेलवे, जल परिवहन, सड़क इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 8% थी और इसकी वास्तविक वृद्धि दर 7.6% थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? यहाँ पर नहीं था पूछ रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। इसके अंतर्गत 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर उपरोक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रमिक क्रम करना है, मतलब के क्रोनोलॉजिकली सजाना है। पहला है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। दूसरा है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये लक्ष्य 9वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। तीसरा है लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, ये 11वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। और चौथा है विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना, गरीबी हटाओ का लक्ष्य 5वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी कि 1, उसके बाद 5वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 4, उसके बाद 9वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 2 और उसके बाद 11वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 3। 1, 4, 2, 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी
नीति आयोग के कार्य हैं। पहला स्टेटमेंट है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्यक्रमों और पहलों की कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडल के साथ साझेदारी करना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। नेक्स्ट है इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% पूंजी की सब्सिडी दी जाएगी। 50 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 25% और 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% और अधिकतम 25 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। अभिकथन है बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, तो डीपी धर ने बिहार पंचवर्षीय योजना को तैयार और शुभारंभ किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, तो ये सही है। नेक्स्ट है यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है और इसके 3 विशेष विंग हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही है। भारत सरकार की नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों पर आधारित है। जनहितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण, समावेशन, समानता और पारदर्शिता, तथा ये अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान विंग, परामर्श विंग और टीम इंडिया विंग सहित विशेष विंग का भी उपयोग करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर ओडिशा रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें इसका स्कोर 67.8 था और इसमें छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर तथा गोवा तीसरे स्थान पर था। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक 13वां है 27.8 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंग अनुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लिंग अनुपात 876 है, लक्षद्वीप का लिंग अनुपात 946 है, पुदुचेरी का लिंग अनुपात 1037 है और चंडीगढ़ का लिंग अनुपात 818 है। और यहाँ पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका लक्ष्य उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई तकनीक, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, ताकि भारत खाद्य आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सके तथा देश की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। और भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी तथा भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है तथा एम.एस. स्वामीनाथन को उनके मरणोपरांत वर्ष 2024 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर नहीं करता है पूछ रहा है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में डेटा संरक्षण के लिए प्रावधान करता है, जिसमें सहमति आधारित डेटा उपयोग, डेटा प्रिंसिपल का अधिकार, डेटा संरक्षण बोर्ड, इन तीनों का प्रावधान करता है। इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनें। पहली पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये 1956 से 61 तक चला था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना मजदूरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः स्फूर्त विकास की स्थिति प्राप्त करना था, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर जोर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना था। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? तो WHO के द्वारा वर्ष 2024 का स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस बंगलुरु को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता को बैंक सुविधाएं, बैंक फैसिलिटीज टू पब्लिक। केंद्रीय बैंक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, रेपो रेट का प्रबंधन करता है और सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि जनता को बैंकिंग सुविधाएं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो आम बजट के साथ वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल है, ये पेश किया जाता है। मंत्रियों की वार्षिक रिपोर्ट ये पेश किया जाता है और एक विनियोग विधेयक ये पेश किया जाता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। जूट के उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले थे। तो शक्तिकांत दास ये पहले 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे, भारत के G20 के शेरपा थे, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स का रहता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंजीनियरिंग के सामान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्टा सेज। फाल्टा सेज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, 1084। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? नीति आयोग के शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसकी स्थापना संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। और दिए गए विकल्प में श्रम आयोग एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करता है, यानी कि एनएसओ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसे उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु तथा तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। और भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, विनाशकारी कीट और नेक्स्ट है, 2014 में अपने विघटन तक किस संस्थान ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की? तो पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। आप लोग इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? परियोजना उन्नति यानी कि प्रोजेक्ट उन्नति, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ये पीआईबी का है, आप लोग देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के 20% सक्रिय श्रमिक परिवारों को मंत्रालय के कौशल और आजीविका कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह प्रतीक देवनागरी रॉ और रोमन आर को एकीकृत करता है, तो यह सही है। नेक्स्ट है, 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यह कथन भी सही है। अगला कथन है, इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, तो यह कथन गलत है। इसका चयन भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। और नेक्स्ट है, इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, तो ये भी गलत है। इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यहाँ पर सही कथन चुनने बोल रहा है,
इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। तथा भारतीय रुपये के प्रतीक को IIT बॉम्बे के उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसकी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6%। अप्रैल 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो दर 6% निर्धारित किया गया था। वहीं वर्तमान में रेपो रेट ये 5.50% है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। तो ये कथन गलत है। तृतीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में सीधे तौर पर मदद नहीं करती हैं, बल्कि ये सेवाएं प्रदान करती हैं। और कारण है, तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती हैं। तो कारण सही है। शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं जो कि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, वे सीधे तौर पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी कथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? तो ये 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिर्माण। नेक्स्ट है, NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2012 से 2017 की थी को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई की। तो RBI ने सिटी बैंक तथा IDBI बैंक पर कार्रवाई की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेमा अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत RBI ने मार्च 2025 में सिटी बैंक तथा IDBI बैंक पर कार्रवाई की थी। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में अपनी कृषि खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला है। और यह कार्यक्रम राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तथा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र NCPA मुंबई में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। और कारण है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ सरकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके शुरू होने की तारीख है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो यहाँ पर 21 जनवरी 2015 दिया गया है, तो यही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी।
तथा स्टैंड अप इंडिया योजना इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बढ़ेगा। आर्थिक विकास के साथ लोगों की आय बढ़ती है और उनकी जरूरतें भी बदल जाती है तथा वे अधिक सेवाओं की मांग करते हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र इसका हिस्सा बढ़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये चालू खाते का नहीं बल्कि पूंजी खाते का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, घरेलू बैंकर्स। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 48.9% से 17.3% की कमी। नेक्स्ट है, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग चौथी थी और इसमें पहले स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर जापान तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट है, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के मिश्रण से बनती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व मौजूद है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या फिर व्यवसायों के पास होता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। नेक्स्ट, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC के अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC एक उच्च स्तरीय समिति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, FDI तथा आर्थिक नीतियों से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा और निर्णय करती है और इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में भारत शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट है, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारियल। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कार्य नीति बनाने पर चर्चा की गई थी और इसमें नारियल शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु। आयोग ने ऑप्शन डी को सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट है, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 से 120 लाख करोड़। नेक्स्ट है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है, 26%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23.3% से 37% तक। नेक्स्ट है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। नेक्स्ट है, RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4.5%। और अभी वर्तमान में RBI ने इसे 4.8% कर दिया है।
नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए।